सभी साथियों को मेरा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, AIB के बारे में। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है AIB से रिलेटेड है और AIB 17 होने वाला है, जैसा कि सब जानते हैं। होने वाला है तो कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या चेंजेस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या हियरिंग हुई है और उसमें क्या डिसीजन आया है। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं इन चीज़ों को लेकर के। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि सर AIB होना ही नहीं चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि सर अगर AIB होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। कुछ लोग कहते हैं बेयर एक्ट अलाउड नहीं होने चाहिए, कुछ कहते हैं अलाउड होने चाहिए। देखिए, आपके कुछ लोग कहते हैं कि ये तो एग्ज़ाम ही बेकार है और तमाम प्रकार के आप लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं, इसको लेकर के अपने अपने व्यूज़ हैं। बट देखिए, बताना चाहूँगा कि AIB का जो डिसीजन लेने वाला डिपार्टमेंट है वो सब जानते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ही पावर है वो सारे डिसीजंस को लेने की। किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे, मगर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी जो कन्फ्यूज़न है AIB को लेकर के वो दूर हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग चल रही थी। मैंने एक वीडियो बनाया भी था जो मैंने आपको बताया था इसके बारे में थोड़ा बहुत कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हियरिंग चल रही थी और किन किन पॉइंट्स पे बात करी गई थी। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में ताकि आपको समझ में आ सके। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स थे जिसको लेकर के वहाँ पर डिस्कशन हुआ है, जिसमें से वो पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। पॉइंट नंबर 1 ये है कि प्री एनरोलमेंट एग्ज़ाम और पोस्ट एनरोलमेंट एग्ज़ाम नंबर 1 पॉइंट है ये। और इसके अलावा AIB की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उसके बाद है अपना AIB का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो किस तरह का होना चाहिए और क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। इसके अलावा एडवोकेट्स कितने हैं ऐसे कि जिसकी रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर स्टेट्स को। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट था कि भाई मिनिमम इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो LLB होती है, उसमें कितने मार्क्स होने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिस पे डिस्कशन हुआ था। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्री एनरोलमेंट। अगर आपको कन्फ्यूज़न है यार ये प्री एनरोलमेंट और पोस्ट एनरोलमेंट क्या चक्कर है इसका, तो देखिए होता क्या है बेसिकली, जब हम LLB पास आउट होते हैं, LLB पास आउट होने के बाद हम सबसे पहले किसी पर्टिकुलर स्टेट में जा कर के अपना एनरोलमेंट करवाते हैं, करेक्ट। तो उसे हम प्री एनरोलमेंट बोलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब प्री एनरोलमेंट ऑलरेडी हो रहा है, जिसमें आपको टेम्परेरी ID कार्ड मिल जाता है, टेम्परेरी सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसको लेने के बाद फिर आप AIB में एनरोल करते हैं और एग्जामिनेशन फ़ीस भरते हैं, करेक्ट। तो पहले तो आपने स्टेट बार की फ़ीस भरी, स्टेट बार की फ़ीस भरने के बाद फिर आपने इसमें एनरोल कराया, फिर आपने AIB में एनरोल कराने के लिए उसकी फ़ीस भरी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसको लेकर के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो प्री में करवाएं या पोस्ट में करवाएं। तो इस पे भी विचार किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो प्री एनरोलमेंट और पोस्ट एनरोलमेंट किस तरह से होना चाहिए। अगर प्री करवा लेते हैं तो पोस्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और अगर पोस्ट करवाना ही है तो फिर प्री की ज़रूरत क्यों है। इसके अलावा उसका कुछ डिफ़िकल्टी लेवल है, मतलब कि एग्ज़ाम को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किया जाए ताकि सेलेक्टेड लोग इसको पास कर सकें, और थोड़ा सा और अपग्रेड किया जाए इसको ताकि जो क्वालिटी है वकीलों की वो अच्छी क्वालिटी के वकील अंदर आ सके। देखिए, एक प्रोफेशन है ये, तो वकीलों की क्वालिटी को लेकर के भी बात करी गई है, इसमें सोचा गया है, विचार किया जाएगा इसके बारे में भी। इसके अलावा LLB जो 3rd ईयर है, ये भी इस टॉपिक पे भी बात चली थी कि जो 3rd ईयर है, तो 3rd ईयर में जब आप LLB कर रहे हैं तो क्यों ना 3rd ईयर में ही, फाइनल ईयर में ही आप एनरोलमेंट करवा लें अपना, ताकि आपका जो समय है, यानी कि जैसे आपने LLB पास किया पहले, ठीक है, उसके बाद फिर आपने कुछ गैप के बाद AIB का स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन किया, स्टेट बार के रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपका एक गैप हो गया, महीने 2 महीने का, 3 महीने का, फिर आप जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं आता तब तक आप
उसके बाद जो पोस्ट एनरोलमेंट होता है AIB में एनरोल करते हैं वो नहीं कर सकते। तो वो गैप ख़त्म होना चाहिए। तो क्यों नहीं फाइनल ईयर के ही स्टूडेंट इस पर अपीयर कर लेते हैं और ये एनरोलमेंट की जो भी प्रक्रिया है उस पर काम करते हैं। इस पर भी बात करी गई थी। इसके अलावा डेटा, मतलब एडवोकेट कितने चाहिए, किसी स्टेट में कितने एडवोकेट चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, 500 चाहिए। तो एक पर्टिकुलर बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस पे भी थोड़ा सा विचार करे और एक अपना सर्वे करे कि भाई कितने एडवोकेट चाहिए हमारे को। उसी हिसाब से फिर आप फॉर्म निकालिए और उसी हिसाब से इतनी वैकेंसी निकालिए। इस पे भी बात करी गई है कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे बात करी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और डिफ़िकल्टी लेवल भी मैंने आपको बता ही दिया कि किस डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा सा आगे होना चाहिए, थोड़ा सा इसको अपग्रेड करना चाहिए। फ़ीस के बारे में बात करी गई है कि भाई इतनी फ़ीस चार्ज की जाती है। तो देखिए, फ़ीस का डिसीजन लेना तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं उस पर इंटरफेयर कर सकता, क्योंकि वो एडवोकेट एक्ट के हिसाब से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही उस पर जो भी डिसीजन ले वो ले सकता है। मगर हाँ, ये प्री एनरोलमेंट और पोस्ट एनरोलमेंट के बारे में ज़रूर विचार किया जाएगा और किया गया है। अब लोग कंफ्यूज हैं, 27 तारीख की हियरिंग थी, फिर 28 की हियरिंग थी, फिर 29 की हियरिंग थी। आखिर हुआ क्या इन सारी हियरिंग्स में? तो हियरिंग्स में जो भी इनका डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, तो हियरिंग्स में सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन था वो अभी रिजर्व कर दिया गया है। अभी वो किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं किया गया है और होपफुली वो आपके सामने जल्द ही आ जाएगा। तो जैसे ही वो आता है मैं आपको एक और वीडियो बना करके उसके बारे में अपडेट करूँगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आखिर क्या होगा। मैं मानता हूँ थोड़ी एक्साइटमेंट है, बट आप फिर भी निश्चिंत रहिए, जो होगा वो बेस्ट होगा और आपके फेवर में ही होगा। तब तक के लिए दोस्तों आप तैयारी अपनी रखिए पूरी, ताकि जैसे ही डेट आए तो आप एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें अगर होता है तो, और अच्छे से एडवोकेट बन सकें। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ। जय हिंद।